आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। भारत का प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हमने पहले देखा था कि दो तरह के अपवाह तंत्र थे, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हमने हिमालयी अपवाह तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन प्रमुख नदी तंत्र थे। आज हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा गया है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक तो वो नदियाँ जो अरब सागर की ओर अपना जल गिराती है, दूसरी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल गिराती है। अब देखना, आज मेरी भी कोशिश रहेगी कि थोड़ी बढ़िया से पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा जितना शायद मैं पढ़ा सकता हूँ। तो आज थोड़ी, क्योंकि आपको भी पता है नया नया वीडियो बनाया है, तो पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो उतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ा पा रहा। आज कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है। देखो, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के आप ये देखिए, ये जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। अभी जो मैंने लाइन बनाई इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसे कहते हैं। और ये जो इस साइड वाली ये जो जगह है, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। तो सारा खेल इन्हीं दोनों का है। देखो, ये पश्चिमी जो घाट है ना, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ये थोड़ा उभरा हुआ भाग है, या फिर हम कहें कि ये थोड़ा सा मतलब ऊंचा उठा हुआ है। ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है। और ये थोड़ा सा धंसाव की स्थिति में, या फिर थोड़ा सा नीचे है। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर पानी कहीं पे भी जाएगा तो वो ढलान की ओर जाएगा। तो ढलान किस साइड है? जिस साइड धंसाव है, यानी कि यहाँ की नदियाँ हैं ये इधर जाएगी, यानी कि ये सारी नदियाँ इधर जाने वाली है। तो हमें एक चीज़ समझ आई हमें कि ये जितना भी है, तो हमें एक चीज़ समझ आई कि ये वाली जो नदियां हैं ना, तो ये एक पश्चिमी घाट हो गया, एक पूर्वी घाट हो गया, और इन नदियों की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। नदियों की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। लेकिन दो नदियां ऐसी है जो इस साइड में भी बहती है, यानी कि इस साइड में भी डायरेक्शन और इस साइड में भी डायरेक्शन। तो अभी आप कहेंगे कि भाई, अभी तो मैंने खुद ने ऐसे बताया था कि ढलान इस साइड है तो नदियाँ इसी साइड जाएगी, तो फिर ये विपरीत दिशा में कैसे चलेगी? तो ये नदियाँ हैं नर्मदा व तापी। अब देखिए क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे ना भ्रंश घाटियाँ हैं। भ्रंश घाटियों का मतलब हुआ, ये जो नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ हैं। भ्रंश घाटियों में बहने वाले नदियों का मतलब हुआ कि एक साइड तो इसके है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल है इसकी साइड, एक साइड तो है विंध्याचल, और एक साइड है इसके सतपुड़ा। भ्रंश घाटियों में बहने का मतलब ये हुआ कि दो साइड में अगर दो पहाड़ हो और उनके बीच में से एक नदी अगर गुजर रही हो, तो इसे हम कहेंगे भ्रंश घाटी। इसे हम कहेंगे भ्रंश घाटी। तो ये इस प्रकार की नदियाँ हैं, एक तो नर्मदा है, एक तापी है। तो अभी तक अगर एक बार फिर से मैं आप सबको ये पूरा बताऊँ, तो हमने आज पढ़ना है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को ये देखिए, एक तो हमने बना दिया है इस साइड ये पश्चिमी घाट, और एक साइड हमने बना दिया है पूर्वी घाट। तो नदियों की डायरेक्शन इस साइड में होगी। लेकिन दो नदियां ऐसी है जिनकी इस साइड में भी डायरेक्शन है, तो हमें उन्हें भी पढ़ना है, और इन नदियों को भी पढ़ना है, और इन नदियों को भी हमें पढ़ना है। तो देखना, यहाँ पे जो पहली नदी है उसका नाम है महानदी। उसका नाम है महानदी। महानंदा अलग थी, जो यहाँ पे कहीं पे जो पश्चिमी तट से, जो गंगा की दाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी थी, वो थी महानंदा, और ये है महानदी। तो महानदी यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की अगर हम नॉर्थ से साउथ बात करें, तो ये पहली नदी है। तो महानदी के बाद में गोदावरी, महानदी के बाद में गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा, गोदावरी के बाद में कृष्णा, और लास्ट में है कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी वो नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो इस पश्चिमी घाट से इस पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ ये है। जबकि दो नदियाँ ऐसी है जो भ्रंश घाटियों में बहती है। भ्रंश घाटियों का मतलब हुआ कि दो पहाड़ है और उनके बीच में से कोई एक नदी गुजर रही है, तो उसे हम कहेंगे भ्रंश घाटी। तो ये जो दो पहाड़ हैं, इधर ऊपर इसके विंध्याचल है, नीचे इसके सतपुड़ा है, और बीच में से ये जो नदी गुजर रही है इसका नाम है नर्मदा। और एक और नदी ऐसी है जिसका नाम है तापी। तो ये नर्मदा और तापी, तो एक हो गई नर्मदा और एक हो गई तापी। तो नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ हैं। तो नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर नदियाँ, अधिकतर नदियाँ वो बहती है, लेकिन दो नदियाँ ऐसी है जो भ्रंश घाटियों के कारण, नर्मदा और तापी, जो अपने
विपरीत दिशा में बहती है। अब आपको एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई है, ये देखो, ये देखो, इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इस साइड में जो भी है उसे बे ऑफ बंगाल, और इधर है उसे हम कहेंगे अरब सागर, इसे हम कहेंगे अरब सागर, अरब सागर। तो जो नदियां हैं वो दो तरह से बहेगी, एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियां, तो वो कौन कौन सी है, पहली महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ये है बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियाँ। और दो नदियाँ ऐसी है जो अरब सागर की ओर अपना जल गिराती है, जिसका नाम है नर्मदा, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी अरब सागर की ओर जल गिराती है। तो इसे इसी आधार पर दो भागों में बांटा गया है कि एक वो नदियाँ, इस पूरे प्रायद्वीपीय अपातंत्र को इसी प्रकार से बांटा गया है कि एक तो वो नदियाँ जो अरब सागर की ओर अपना जल गिराती है, और एक वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल गिराती है। तो ये 4 नदियाँ और ये 2 नदियाँ, केवल इन 6 नदियों को हमने इस पूरे प्रायद्वीपीय अपातंत्र में पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें यही लिखा गया है कि प्रायद्वीपीय अपातंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी कि ये भी समझ आ गया, ये देखिए, ये इधर अरब सागर की ओर जल गिराने वाली नदियाँ और इधर बंगाल की खाड़ी की ओर जल गिराने वाली नदियाँ। तो अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदी जल गिरा रही थी, नर्मदा और तापी, और बंगाल की खाड़ी की ओर महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये वाली बंगाल की खाड़ी की ओर जल गिरा रही थी। तो हम अभी पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय अपवातंत्र, इसमें हमने ये देख लिया। तो प्रायद्वीपीय अपवातंत्र की विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र पुराना है, प्रौढ़ावस्था में है, इसकी नदियाँ प्रौढ़ावस्था में और सुनिश्चित मार्ग पे चलती है, विसर्प नहीं बनाती, बारहमासी नहीं है। ये जो प्रायद्वीपीय अपवातंत्र है, अच्छा ये दोबारा से आ गया है, पश्चिमी घाट है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच जल विभाजक है। तो कुल मिला के वही बातें हैं। अगर आप बहुत थोड़ा सा अगर इस पे गौर लगा के देखें तो इतनी कोई बड़ी बात इन्होंने नहीं कही है। ये देखना, 1 मिनट, ये छोटा, इसको मिटा देते हैं। देखो, तो ये जो नदियां हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा पश्चिमी घाट। अगर ये पश्चिमी घाट ना होता तो सारी नदियाँ किधर आती, इसी साइड आती। तो जल विभाजक है ना कि भाई एक ये पश्चिमी घाट ही है, जिसके कारण ये जो नदियाँ हैं ये जो नदियाँ हैं ये इधर जा रही है, और भ्रंश घाट में बहने के कारण कुल मिला के 2 नदियाँ वो इधर आ रही है। तो ये पश्चिमी घाट ये सारा काम करवा रहा है। तो पश्चिमी घाट एक तो देखो, ये जो हिमालय, ये जो प्रायद्वीपीय जो पार्ट है ये हिमालय से पुराना है। हिमालय नया है, नया है मतलब अभी नहीं, मतलब अभी बना है, मतलब ये नवीन युग में है, नवीन युग में इसका निर्माण हुआ है, और ये हिमालय से पुराना है, तो इसकी नदियाँ भी पुरानी होगी। तो ये जो प्रायद्वीपीय अपवातंत्र है ये हिमालय से भी पुराना है। फिर जो इसमें पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जल विभाजक का काम करता है। कौन, पश्चिमी घाट। तो पुराना है, और इसके अलावा इसकी जो नदियाँ है वो विसर्प नहीं बनाती है। जैसे हमने देखा था कि झेलम नदी है वो विसर्प बनाती है, या जो अधिकतर जो हिमालय की नदियाँ हैं वो विसर्प बनाती है, इसके कारण बहुत सारी जगह बाढ़ आ जाती है। जबकि ये जो प्रायद्वीपीय अपतंत्र है इसकी नदियाँ हैं वो विसर्प नहीं बनाती है। इसके अलावा ये बारहमासी भी नदियाँ नहीं है, बारहमासी नदियाँ नहीं हैं। बारहमासी का मतलब हुआ कि साल भर बहने वाली। तो हिमालय में एक तो सर्दियों में तो वैसे बहेगी, और गर्मियों में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण ये नदियाँ, हिमालय अपवातंत्र वाली नदियाँ बहेगी। अब ग्लेशियर्स के बहने के कारण और ज़्यादा पानी आएगा। लेकिन जो हिमालय जो प्रायद्वीपीय अपवातंत्र है इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि ग्लेशियर्स के पिघलने से ये नदियाँ गर्मी में भी बह सकें। तो ये जो नदियाँ हैं ये ग्रीष्म काल में नहीं बहती है। ग्रीष्म काल में लगभग ये नदियाँ हैं वो सूख जाती हैं। नर्मदा हो, चाहे वो कोई सी भी हो, भी जो अपने 4-5 नाम लिए, ये सारी नदियाँ लगभग ग्रीष्म काल में सूख जाती है। तो ये हिमालय अपवातंत्र से पुरानी है, विसर्प नहीं बनाती है, विसर्प नहीं बनाती है, और ये बारहमासी भी नहीं है। और ये एक विसर्प नहीं बनाना मतलब, विसर्प नहीं बनाना मतलब एकदम स्ट्रेट चलेगी, यानी एक सुनिश्चित मार्ग पे चलेगी। ठीक है, तो ये हम प्रायद्वीपीय अपवातंत्र है, इसको हम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र की हमने विशेषता देख ली। अब इसके बाद में ये वाली बातें हैं कि ये जो है प्रमुख भूगर्भीय घटना के फलस्वरूप वर्तमान का प्रायद्वीपीय अपवातंत्र भारत
भारतीय अफवाह इस स्वरूप में दिखाया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब ये हिमालय, जब ये भारत इस यूरेशियन प्लेट से टकराया उसके बाद ही हिमालय का निर्माण हुआ। उससे पहले जो प्रमुख भारत का अफवाह तंत्र था वो कौन था? वो ये प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वो पुराना है। टर्शरी काल के दौरान जो पश्चिमी किनारा है वो धंसकर समुद्र तल के नीचे चला गया। ये शायद पूर्वी किनारा लिखना था, ये भी शायद गलत लिख दिया गया है। तो ये पूर्वी किनारा धंसकर नीचे चला गया और पश्चिमी किनारा था वो ऊपर आ गया, इसलिए इसकी ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। हिमालय के प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड का अवतलन या धंसाव हुआ। अब ये फिर से है आ गया, धंसाव है। परिणाम स्वरूप इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा की कमी है। जो हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डेल्टा लेके आती है, लेकिन जबकि जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं उतना ज़्यादा डेल्टा नहीं लेके जाती है। और उत्तरी भाग में भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। अभी हमने देखा था ये भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ थी, गोदावरी, कृष्णा, माफ़ कीजिए, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ थी। तो उत्तरी भाग में ये वाली और दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व चली गई नदियाँ। तो अब हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी? एक तो नदी है तापी। इसका उद्गम है मुल्ताई बैतुल जिला। ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है, 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इतना ज़्यादा नहीं भी याद रखना, कुल मिला के जो नदी है ना, ये नदी कितनी लंबी है? तो ये नदी है 724 किलोमीटर लंबी, 724 किलोमीटर लंबी है। और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से, ये याद रखना है। और मेन चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो ये कि ये एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की ओर गिरने वाली ये नदी है। तो तापी के बारे में सिर्फ 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात तो ये कि एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ है। दूसरी बात ये रखेंगे कि ये अरब सागर की ओर अपना जल गिराती है। तीसरी बात ये रखेंगे याद कि ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है। तो तापी नदी हुई कंप्लीट और आगे है नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम है अमरकंटक का पठार। तो एक सोन नदी थी जो हमने गंगा नदी तंत्र में पढ़ी थी, उसका भी उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। और ये जो नदी है सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य बहती है। ये वाली भी भ्रंश घाटी के अंदर बहती है। और सरदार सरोवर परियोजना किस पे है? तो वो इसी नदी पे है। तो अगर इसका ये वाला ना ही भी याद रहे कि भैया इसका उद्गम कहाँ पे है तो कोई बात नहीं, लेकिन नर्मदा के बारे में ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये भी भ्रंश घाटी में बहने वाली है, ये भी अरब सागर की ओर अपना जल गिरा रही है और ये सरदार सरोवर परियोजना इस पे बनी है। ये तो ज़रूर याद रखना पड़ेगा, सरदार सरोवर परियोजना इस पे बनी हुई है। तो अभी हमने अरब सागर की ओर गिरने वाली 2 नदियाँ हमने देखी है जिनका नाम है नर्मदा और तापी। तो ये वाली नर्मदा है, ये वाली तापी है। तो नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश से निकली, तापी भी मध्य प्रदेश से निकली। और यहाँ से माफ़ कीजिए, नर्मदा है वो अमरकंटक के पठार से निकली और जो तापी है वो मध्य प्रदेश से निकली। इसके बाद में ये नदियाँ अरब सागर की ओर गई और अपना जल गिरा दिया। जो नर्मदा है उस पर सरदार सरोवर परियोजना बनी है, सरदार सरोवर परियोजना इसी नर्मदा पे है। और कुल मिला के इस अरब सागर की जो शाखा हुई वो कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे बंगाल खाड़ी की शाखा, मतलब वो नदियाँ जो इधर अपना जल गिराती है। सिर्फ 4 नदियाँ हैं, ज़्यादा कुछ प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र इतना बड़ा नहीं है, तो हम इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक और नदी बच गई थी जो लूनी है। वैसे हम इसे राजस्थान जियोग्राफी में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिए गया है तो हम पढ़ ही लेते हैं। इस पर पिचियायक बांध बनाया गया है, लूनी नदी पे पिचियायक बांध बनाया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और ये 2 धाराओं के सागरवती और सरस्वती 2 धाराओं के रूप में बनी है। और ये दोनों धाराएं गोविंदगढ़ के निकट मिल जाती है। ये संपूर्ण नदी अल्पकालिक है। जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ हैं वो अल्पकालिक ही है। अल्पकालिक क्यों है? क्योंकि हिमालय में तो ग्लेशियर्स के पिघलने से ग्रीष्म ऋतु में और ज़्यादा जल आ जाता है, लेकिन प्रायद्वीप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ग्रीष्म काल में यहाँ की नदियाँ हैं वो सूख जाती है। तो इधर लूनी नदी ये अपने राजस्थान में, और ये कहीं अंदर ही जो लूनी नदी है वो अंतःस्थलीय नदी है, मतलब ये कहीं अंदर ही ख़त्म हो जाती है, ये कोई सागर वागर किसी में नहीं गिरती। तो हमने अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ देखी है, नर्मदा, तापी और लूनी। तो पिचियायक बांध लूनी नदी पे बनाया गया है और जो सरदार सरोवर परियोजना है वो
नर्मदा नदी पे है। अब हम बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ देख लेते हैं। इसके अलावा ये जो ये कहाँ से आ गई, हाँ ठीक है, तो ये अरब सागर की ओर गिरने वाली कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं। जैसे महाराष्ट्र में वैतरणा और कालिंदी है, गोवा में मांडवी और जुआरी है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। गोवा में मांडवी और जुआरी जो नदी है वो है। और कर्नाटक में बेदती या शरावती नदी है, और जो शरावती नदी है ये एक जलप्रपात बनाती है। तो गरसोपा या जो जलप्रपात है वो कर्नाटक की शरावती नदी बनाती है। केरल और भरतपुजा है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है, और जो पेरियार है वो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब गुजरात में साबरमती और माही दो नदियां हैं, आप जानते हैं। तो अगर मैं फिर एक बार अगर इसको देखूं तो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ जो अपने अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ, ये एक तो मेन नदी है नर्मदा, एक मेन नदी है तापी, दो नदियाँ मेन है। इसके अलावा छोटी छोटी भी नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे गुजरात है तो गुजरात में कुछ अलग नदी होगी, जैसे गुजरात में साबरमती माही है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र में कालिंदी और वैतरणा है। उसके बाद में गोवा में मांडवी और जुआरी है। उसके बाद में कर्नाटक में बेदती और शरावती है, शरावती नदी है वो जोग जलप्रपात बनाती है। उसके बाद में केरल में पेरियार और भरतपुजा है। तो पेरियार और भरतपुजा है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है, और जो पेरियार है वो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो हमने अरब सागर की ओर जितनी भी नदियाँ अपना जल गिराती है वो हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ना है बंगाल की खाड़ी की ओर जल गिराने वाली नदियाँ। तो ये देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जल गिराने वाली नदियाँ। तो सबसे पहली तो गोदावरी है। सबसे पहली तो यहाँ पे गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। सबसे पहले महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाली नदियाँ हैं। इसमें पहली है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन सा है? तो वो गोदावरी है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो वो गंगा नदी तंत्र है। इस गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहा जाता है मतलब एक कनेक्टिविटी ये बन गई कि जो गंगा नदी तंत्र है ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा है, और गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो इसे यहाँ पे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है नासिक जिला महाराष्ट्र से। इसकी सहायक नदियाँ पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पोलावरम के दक्षिण में ये सुदृश्य जलप्रपात बनाती है। तो हमने अभी तक 2-3 जलप्रपात देख लिए हैं। एक तो गरसोपा या जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक की शरावती नदी बनाती है। एक पोलावरम के दक्षिण में जो जलप्रपात है वो गोदावरी बनाती है। और राजामुंद्री के बाद ये नदी है, ये कई धाराओं में विभक्त होकर बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, और इसके डेल्टाई भाग में नौचालन संभव है। तो नौचालन किस नदी में संभव है? तो गोदावरी में है। अगली नदी है उसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा है, इसका उद्गम होता है सहाद्री में, महाबलेश्वर के निकट। इसकी सहायक नदियाँ हैं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। तुंगभद्रा है। उसके बाद में विजयवाड़ा शहर इसी नदी पे स्थित है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। और कावेरी, ये कोगाडू जिला कर्नाटक इसका उद्गम स्थल है। दक्षिण भारत का धान का कटोरा कही जाने वाली ये नदी है। उसके बाद में ये नदी है वो वर्ष भर बहती है। तो कृष्णा नदी हमने पढ़ ली, कावेरी पढ़ ली। तो हम एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से हम इस अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमने मान लीजिए फिर एक बार हम भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला हमने बनाया भारत। देखो कुछ नदियाँ ऐसी है जो इस साइड में गिरती है। एक तो है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर चलेगी सारी नदियाँ लगभग। लेकिन तो जो दो नदियाँ हैं वो, जो दो मेन नदियाँ हैं वो नर्मदा और तापी, ये दो नदियाँ यहाँ पे विपरीत दिशा में बहने वाली है। एक तो अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे है महानदी, पहली महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। हमने इतनी पढ़ी। इधर नर्मदा, इधर तापी, नर्मदा और तापी। फिर इसके अलावा
अब जब हम बंगाल की और खाड़ी की जब हम अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ देख ही रहे हैं, तो एक छोटी छोटी कुछ नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे गुजरात में हो गई साबरमती माही, महाराष्ट्र में कालिंदी वैतरणा, उसके बाद में गोवा में मांडवी और जुआरी। ये वाली थोड़ी याद रखनी है, मांडवी और जुआरी नदी कहाँ पे है, तो वो गोवा में है। इसके अलावा फिर कर्नाटक है, कर्नाटक में वेदती और शरावती नदी। तो जो शरावती नदी है वो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है, और एनसीईआरटी में प्रॉपर एक बॉक्स में इसको दिया गया है। तो ये नदी, तो ये गरसोप्पा या जोग जलप्रपात बनाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ सकता है। तो कर्नाटक में जो शरावती नदी है जो अरब सागर की ओर अपना जल गिराती है, वो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का मतलब हुआ, ये मान लीजिए कोई एक पहाड़ी थी, यहाँ पे एक नदी बह रही थी और अचानक से ये ऐसे बहने लग गई। तो एक ऐसा जो आप दृश्य देखते हो, जिसे वाटरफॉल भी कहते हैं, तो ये जोग जलप्रपात ये बनाती है शरावती नदी। उसके बाद में अगली जो नदी है, आगे यहाँ पे केरल आ गया। तो केरल में भरत पूजा, भरत पूजा, भरत पूजा, भरत पूजा और पेरियार नदी, और पेरियार नदी, भरत पूजा और पेरियार नदी है। तो भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, और पेरियार है वो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो अरब सागर वाली हुई शाखा से कंप्लीट। उसके बाद में अगली है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब देखो महानदी के बारे में क्या बात, महानदी पे हीराकुंड बांध बना है, ठीक है। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है, तो वो महानदी पे बना है। गोदावरी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। तो जो गोदावरी है इसको दक्षिण गंगा भी हमने कह दिया है। इसके अलावा ये जो नदी है इसे हमने दक्षिण गंगा कहा है। तो इसके साथ इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो हमने देखी थी कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, ये ऐसी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसके अलावा जो कृष्णा है, इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन बनने की संभावना है कि ये विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो वो कृष्णा के किनारे बसा है। और कावेरी के बारे में क्या बात आ जाएगी, कावेरी के बारे में ये बात आ जाएगी कि ये दक्षिण भारत का धान का कटोरा, दक्षिण भारत का धान का कटोरा कौन सी नदी कही जाती है, दक्षिण भारत का धान का कटोरा, तो ये कौन सी नदी कही जाती है, तो ये कावेरी कही जाती है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में सिर्फ दो प्रकार की थी, एक जो अरब सागर की ओर गिरा रही थी और एक बंगाल की खाड़ी की ओर। कुल मिला के पूरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हुआ कंप्लीट। और इस वीडियो के बाद में हम सिर्फ एक वीडियो और लाने वाले हैं, जिसमें क्योंकि ये एक तो बहुत हम कहें कि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इससे हम कुछ 30 से 35 अलग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले जो वीडियो है उसमें हम इस तीसरे चैप्टर के प्रमुख क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे इतना बड़ा नहीं पढ़ा जा रहा है पार्ट 4, उसी 35-40 क्वेश्चन को देख के अपना सब कुछ हल कर दें। ओके, थैंक यू।